हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आई गेस मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियरली मिल पा रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर होगा। वीडियो वगैरह वॉइस वगैरह तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सब कुछ क्लियर है कि नहीं। लेट मी सी द कमेंट। गुड इवनिंग रोशन। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें क्लास जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जैसा कि आपने देख लिया होगा क्लास जो शेड्यूल हुआ था उसमें, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 2021 में जो स्पेशल एग्जाम हुए हैं, जो बच्चे बैकलॉग के थे उनके लिए, या कुछ बच्चे जो रेगुलर के थे उनके लिए जो एग्जाम हुए थे 2021 में। अभी अभी से लगभग 3 महीना पहले एग्जाम हुआ, सितंबर में आई गेस एग्जाम हुआ था। सितंबर, हाँ सितंबर के आसपास एग्जाम हुआ था। तो उसी का क्वेश्चन यहाँ पे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों को ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे सेक्शन ए का, और सेक्शन बी में जो थ्योरी पार्ट्स पूछे गए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जब तक ज्वाइन करना चाहें जो बच्चे ज्वाइन कर ले जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, इज ऑल क्लियर? आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट लेट मी सी कितने बच्चे ऑनलाइन हैं पहले। ओके, ठीक है, अभी और बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, अभी और बच्चे भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। सो धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन होने दो क्लासेस को। मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं आपको कुछ टाइम दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। मैं आपको कुछ सर्टेन मिनट्स का या सेकंड का टाइम दूंगा। मैं देखूंगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इस कंप्लीट क्वेश्चन को मतलब इस कंप्लीट जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आई गेस स्टार्ट किया जाए। जितने बच्चे क्लास ज्वाइन करना है कर लिए हुए, आई गेस अभी और भी हैं। ओके, लेट मी सी, अभी और कुछ बच्चे हैं जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से ज़्यादा डिले हो गया हम लोगों का। आई गेस एक वीक पूरा डिले हो चुका है। बट अब मैं उम्मीद करूंगा कि इसको मैं रेगुलर बेसिस पे लेता रहूं। ठीक है, तो आई गेस इज ऑल ओके। चलिए अमित, यस, चलो ठीक है। अब जल्दी से आते हैं और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ये एसबीटी का पूछा हुआ है। आई गेस सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे सभी बच्चों को। दिख रहा है बच्चे सारे लोग आपको? ये क्वेश्चन मैं पहले थोड़ा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप फेमिलियर हो जाओ। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका भी रहेगा एग्जाम में, राइट? क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी होंगी मैं उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपको सारा कुछ फेमिलियर सा रहे, एकदम सा आपके लिए अननोन कुछ नहीं रहे। क्लियर है ना? सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, विजिबल है? चलिए देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे, जो नोटिस करने वाली बात है, तो आप यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2021 ऑड। ये तो साल है जिस साल का आपका एग्जाम हुआ है। यहाँ पे आपका पेपर कोड है 1615502। आप चाहें तो एक बार अपना मैच करा सकते हैं, यही आपका कोड है। और सेमेस्टर देख लीजिए, यहाँ पे फिफ्थ लिखा हुआ है। डीएसएस देख रहे हैं आप, यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, राइट? 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका। फुल मार्क्स है आपके पास 70, पास मार्क है आपके पास 28। 28 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क है। बहुत ही इजिली आप पास कर सकते हैं अगर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर या और भी सब्जेक्ट्स में अगर आप बेसिक सिर्फ पढ़ के जा रहे हैं, बेसिक समझ के जा रहे हैं, तो बहुत इजीली आप पास कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है, जो मैं आपको स्पेशली बताना चाह रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि IS 800 एंड स्टील टेबल्स आर नॉट नीडेड। देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि IS 800 और स्टील टेबल की जरूरत नहीं है, डेटा इज अवेलेबल इन क्वेश्चन पेपर। तो कहने का मतलब क्या है, अक्सर मैं बच्चों को बोलता रहता हूं, कई बार क्या होता है आपका स्टील टेबल या IS कोड अलाउ होता है, कई बार अलाउ नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा इस टाइप से लिखा हुआ, तो आपका एग्जाम में IS कोड और स्टील टेबल अलाउ नहीं किया जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा वहां जो भी आपके ये होंगे जो गार्डिंग करने के लिए लोग आएंगे, वो आपका IS कोड या फिर स्टील टेबल अलाउ नहीं करेंगे अगर यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। क्योंकि उनका ये कहना होगा कि क्वेश्चन में ये चीज लिखा है यहाँ पे कि IS 800 एंड स्टील टेबल्स आर नॉट नीडेड। ध्यान से देखेंगे ऑलरेडी लिखा हुआ है और डेटा इज अवेलेबल इन क्वेश्चन पेपर। तो मतलब जो भी डेटा चाहिए होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। इसलिए IS 800 और स्टील टेबल अलाउ नहीं होगा। बट मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप लेके जरूर जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना क्वेश्चन क्या आ रहा है।
तो हो सकता है क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ हो ऐसा कुछ भी सेंटेंस, तो जब नहीं लिखा होगा तो आप अलाउ करा सकते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि सर क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि स्टील टेबल या हमारा IS 800 अलाउड नहीं है। अगर नहीं मेंशन होगा, अगर वही कहीं भी मेंशन नहीं होगा तो वो आपको अलाउ कर देंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जो 2021 का क्वेश्चन है वहां साफ मेंशन है कि आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आपको किसी भी हाल में हो सकता है, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर सेंटर के ऊपर, जो गार्डिंग के लिए आएंगे टीचर्स उनके ऊपर कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं अलाउ करते हैं। अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो वो आप उसके लिए किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। रीजन है कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि वो अलाउड नहीं। तो मैं समझता हूँ ये चीज क्लियर है सब लोगों को, क्योंकि इससे लेके मेरे पास बहुत सारे बच्चों को कॉल आता है कि सर हमको एग्जाम में मिलेगा, ये क्वेश्चन पेपर में रहेगा, या क्या हमको अपना लेके जाना होगा। तो इसलिए मैं इतना बता रहा हूं ताकि आपका सारा कुछ मैं क्लियर कर दूं। क्लियर है ये सारा चीजें? इज ऑल क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है आंसर ऑल 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप ए, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। जो ग्रुप ए है उससे आपको बोल रहा है कि सारे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होंगे, टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, और एक जो भी एक एवरी क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। ये यहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। दैट मींस जो ग्रुप ए होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सारे ही सॉल्व करने हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो आप सोचो अगर आपका ग्रुप ए जो 20 मार्क्स का सिर्फ अकेला कह सकते हैं कि हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव ही पूछ रहा है, तो आप सोचिए कितना इजीली आप पास कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो, बताओ बताओ क्या पूछना है। जो लोग हैंड रेस कर रहे हो बताओ क्या पूछना है, कुछ पूछना है? ठीक है, आई गेस अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप सी, सॉरी, आंसर ऑल 5 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप सी, ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। तो हम आज के इस पर्टिकुलर लाइव सेशन के अंदर हम दो जो है उसको सॉल्व करेंगे, दो ग्रुप्स को। सर ये वीडियो अपलोड होगा? हाँ, ये वीडियो साथ में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चल रहा है, तो ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, साथ में रिकॉर्डिंग भी है, ऑन है रिकॉर्डिंग, तो ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जाएगा, और आई गेस यूट्यूब पे भी जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो आई गेस क्लियर होगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अब इसमें भाई सब तो आप अपने से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप नंबर ए, ठीक है, ग्रुप नंबर ए। अच्छा एक बात बताओ, ये भी मैंने कर रखा है और यहां से मैंने ये भी कर रखा है। ठीक है, तो मैं यहां से सॉल्व यहां से बता दूं या यहां से? आई गेस इसमें थोड़ा बताने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा बताने में ज्यादा फील आएगा। वैसे इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे वैसे ऑलरेडी टाइप करके रखा है, तो मैं यहाँ से ही बता सकता हूँ और मैं यहाँ से ही बता सकता हूँ, तो जैसा आप सुटेबल समझो। इससे बताएंगे ज्यादा थोड़ा फील आएगा बनाने में हम लोगों को। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, बारी बारी हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द ग्रिप लेंथ ऑफ अ रिवेट शुड बी मोर देन डैश द डाया ऑफ रिवेट। क्या बोल रहा है? जो मेरा रिवेट का जो ग्रिप लेंथ होता है, व्हाट इज ग्रिप लेंथ? ग्रिप लेंथ आपको मालूम है कनेक्शन, जब हम दो मेंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमारा कनेक्शन बनता है उस पर्टिकुलर उस कनेक्शन के इनसाइड में जो हमारा लेंथ होता है रिवेट का, उसी को हम कहते हैं ग्रिप लेंथ। तो कह रहा है यहां पे कि मेरा जो ग्रिप लेंथ होगा किसका? रिवेट का, वो किससे ज्यादा होना चाहिए? शुड बी मोर देन हाउ मच टाइम्स द डाया ऑफ रिवेट, कितना टाइम्स डाया ऑफ रिवेट से ज्यादा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शंस है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ टाइमर ऑन कर देता हूं, लेट्स सी। मैं आपको ज्यादा टाइम तो दूंगा नहीं, मैं आपको देता हूं कुछ 5 से 10 सेकेंड, एंड लेट्स सी 10 सेकेंड में कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। टाइमर आपका ऑन है और लेट्स सी क्या आंसर आता है। जल्दी जी बताओ जी, आंसर क्या आ रहा है? क्या है इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? अमित का आंसर आ गया है डी 2 टाइम्स, रोशन का आंसर है 4 टाइम्स। चलो भाई बहुत आवाज कर रहा है, चलो रीसेट करो, इसको साइड करो। देखिए याद रखेंगे अमित और सबका, विवेक का आंसर सी है, रोशन का आंसर 4 टाइम्स है। तो एक्चुअल जो आंसर होगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 टाइम्स। इसको हम पहले रब कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा
वही होगा 4 टाइम्स। तो याद रखना है द ग्रिप लेंथ ऑफ रिवेट शुड बी मोर देन 4 टाइम्स, ना कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। इट शुड नॉट, इट शुड बी मोर देन 4 टाइम्स। क्लियर है चीज? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी मोर देन 4 टाइम्स। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डैश इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आखिर इन ऑप्शंस में से क्या है जिसको हम मेजर्ड करते हैं राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? किस मतलब इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम मेजर करते हैं? कहां मेजर करते हैं? फोर्स के राइट एंगल में मेजर करते हैं। ऑप्शंस है एज डिस्टेंस, गाउज डिस्टेंस, पिच एंड नन ऑफ दीज। तो बताया जाए इसका ऑप्शन क्या होगा? बताया जाए इसका ऑप्शन क्या होगा? यू हैव 10 सेकेंड एंड लेट्स सी हाउ मच, कितना परसेंट आप लोगों का आवाज आता है, सॉरी जवाब आता है मेरे पास। थोड़ा मैं वॉल्यूम कम कर दूं। चलिए जी, बताया जाए आंसर क्या है। लेट्स सी। ये कहां भाग जा रहा है? ये बार बार कहां भाग रहा है भाई तू? रीसेट हो जा। तो आंसर देखें क्या है। सेकंड का आंसर सी, ए। व्हाट इज दिस? सौरभ का आंसर है बी, रोशन का आंसर है ए, सूरज का आंसर है सी। देखिए याद रखना है कि डैश इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है गाउज डिस्टेंस। जैसा कि आपको याद होगा, आपने रिवेट कनेक्शन में पढ़ा होगा अरेंजमेंट, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को पढ़े थे। तो ये हमारा कुछ फोर्स लग रहा था, और इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन में, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में जो जो हम लोग रिवेट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते थे उसको हम पिच बोलते थे, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम लोग डिस्टेंस लेते थे रिवेट्स के बीच में, उसको हम कहते थे गाउज डिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन होगा बी, दैट इज गाउज डिस्टेंस। तो क्या लिखा हुआ? दैट इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज बी। हाँ जी बोलो, क्या क्वेश्चन है? क्लियर है क्वेश्चन नंबर बी? चलिए नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, और ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या? हाँ जी बोलो, क्या है? हाँ हैंड रेस कर रहे हो, बताओ क्या क्वेश्चन है। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ रिवेट, द साइज ऑफ रिवेट इज एक्सप्रेस्ड बाय, जो रिवेट हम लोग लेते हैं उसका जो साइज होता है उसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस्ड करते हैं, किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं, ये बोलिए। बोलो गोली, गोलू बोलो, क्या क्वेश्चन है बाबू गोलू? चलिए ऑप्शन है यहां पे डायमीटर ऑफ शैंक, टाइप ऑफ हेड, लेंथ ऑफ शैंक एंड नन ऑफ दीज। तो कह रहा है जो मेरा रिवेट का साइज है उसको आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, डाया ऑफ शैंक से, टाइप ऑफ हेड से, लेंथ ऑफ शैंक से, या नन ऑफ दीज। तो यू हैव 10 सेकेंड, टेक योर टाइम एंड लेट्स सी क्या आंसर हमको मिलता है। पुष्पेंदु का है ए, सौरभ का है बी, विवेक का है, पुष्पेंदु का है बी। तो देखते हैं, चलिए टाइम हो चुका है अब। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि किसी भी रिवेट का जो हम लोग साइज लेते हैं वो उसके शैंक के डाया पे डिपेंड करता है। याद रखेंगे शैंक क्या होता है, आप जानते हैं कोई भी रिवेट हमारा इस टाइप का होता है तो ये इसका हेड होता है, ये हमारा क्या होता है, उसका हेड होता है, और ये हमारा क्या होता है, उसका शैंक होता है। तो किसी भी रिवेट का जो साइज होता है वो उसके शैंक के डाया पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, दैट इज डाया ऑफ शैंक। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रब कर रहे हैं, यहां पे स्पेस हमको मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए, दैट इज डायमीटर ऑफ शैंक। क्लियर है ये चीज? सेकेंड क्वेश्चन में डाउट है? क्या डाउट है सेकेंड क्वेश्चन में बताइए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या डाउट है बोलिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या डाउट है बोलिए। रोशन बताइए, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है?
हाँ बोलो बोलो क्वेश्चन, हाँ हैंड रेस किए हो, बताओ क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सीधा ये पूछ रहा है कि हम लोग इन ऑप्शंस में से आखिर कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा वैल्यू जिसका, कौन सा इन गिवन ऑप्शंस में से जिसको हम लोग मेजर करते हैं राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो होगा गाउज डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ बोलो तो, हाँ हैंड रेस किए हो, बताओ क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को टाइप करो जल्दी से, बताओ क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, शैल प्रोसीड फर्दर। चलिए अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखेंगे। द वेल्डिंग प्रोसेस इन विच प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर इज यूज्ड टू वेल्ड मेटल पार्ट इज नोन एज डैश। कह रहा है कि वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग प्रेशर को यूज करके जो दो मेटल पार्ट है उसको वेल्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब कि दो मेटल पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रेशर यूज करेंगे, प्रेशर को यूज करके जो दो मेटल पार्ट को हम आपस में जोड़ते हैं, तो उस टाइप ऑफ वेल्डिंग को क्या बोला जाता है। ऑप्शंस है फ्यूजन वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग। तो ये चार ऑप्शंस है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है, और यू हैव 10 सेकेंड टू डिसाइड दैट। जल्दी से बताइए क्या है। एज डिस्टेंस नहीं होगा बाबू, जाके फिर से देखो रोशन, एज डिस्टेंस नहीं होगा। चलिए टाइम्स अप। देखिए वेल्डिंग जो आप प्रोसेस करते हैं, मैं थोड़ा सा वापस से आपको रिकॉल करा देता हूं। वेल्डिंग में जो हम लोग दो तरह का बेसिकली प्रोसेस को यूज करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। दो टाइप ऑफ प्रोसेस हमने पढ़े थे, एक था हमारे पास फ्यूजन वेल्डिंग और एक था हमारे पास फॉर्ज वेल्डिंग। तो पहले मैं देखता हूं सबका आंसर क्या आ रहा है। सौरभ का है बी, रोशन का है ए, गोलू का है बी, ठीक है, विवेक का भी बी है। देखिए तो मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा दैट इज बी, फॉर्ज वेल्डिंग। फॉर्ज वेल्डिंग जिसको हम प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है दो टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था, फ्यूजन वेल्डिंग और एक फॉर्ज वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में हम क्या करते थे, दो मेटल पार्ट को आपस में जोड़ते थे बाय द एक्शन ऑफ फ्यूजन, बाय द एक्शन ऑफ हीट, विदाउट अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर। फ्यूजन वेल्डिंग हमारा दो तरह का था, आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग। फॉर्ज वेल्डिंग में हम लोग क्या करते थे, दो मेटल पार्ट को आपस में जोड़ते थे बाय यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, हैमरिंग वगैरह के थ्रू या किसी सर्टेन प्रेशर के थ्रू हम लोग जुड़ते थे। और फॉर्ज वेल्डिंग को ही हम कहते थे प्रेशर वेल्डिंग, जो कि दो तरह का था हमारे पास, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या जिसमें हम लोग प्रेशर वेल्डिंग भी था। तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉर्ज वेल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, दैट इज फॉर्ज वेल्डिंग। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 5। स्विच टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द ओवरलैपिंग ऑफ मेंबर इन अ लैप ज्वाइंट शुड नॉट बी लेस देन। कह रहा है जो ओवरलैपिंग होता है मेंबर्स का लैप ज्वाइंट में, वो किससे कम, कितना टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख रहा है, 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, या 5 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। क्या बोल रहा है, जो ओवरलैपिंग होगा लैप ज्वाइंट में वो कितने, दैट शुड नॉट बी लेस देन हाउ मच टाइम्स। तो ये चार ऑप्शंस हैं, लेट्स सी आपका आंसर क्या होगा। यू हैव 10 सेकेंड टू डिसाइड दैट। गोलू का आंसर आ गया है ए, विवेक का आंसर है ए, पुष्पेंदु का भी आंसर है ए। सो यू हैव, सो लेट्स सी कि आंसर क्या होगा इसका। और किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या? अमित का भी आंसर है ए। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, इस पर्टिकुलर का आंसर होगा, इट शुड बी, इट इज डी, दैट इज 5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। तो याद रखेंगे जो ओवरलैपिंग होता है मेंबर का इन अ लैप ज्वाइंट should not be less than 5 times thickness of thinner member। 5 टाइम्स
थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, जो दो मेंबर को आपस में जोड़ेंगे उसमें जो थिनर मेंबर होगा उसका 5 टाइम्स लेंगे हम लोग थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर वही हमारा ओवरलैपिंग होगा लैप ज्वाइंट का। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि फॉर पावर ड्राइवन शॉप रिवेट्स द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इज, बोल रहा है कि पावर ड्राइवन शॉप रिवेट, ठीक है, क्या होगा? अगेन रिपीट सर, क्या चीज रिपीट करें? देखिए, फॉर पावर ड्राइवन शॉप रिवेट, एक पावर ड्राइवन शॉप रिवेट के लिए जो मेरा परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑप्शंस है 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 250, 300 एंड 350। तो बताएंगे इसमें आपका क्या सही ऑप्शन है। यू हैव 10 सेकेंड टू डिसाइड दैट। 10 सेकेंड है आपके पास, लेट्स सी क्या आंसर आता है। चलिए, टाइम्स अप। तो क्या आंसर आया मैं पहले देख लेता हूं बच्चों का क्या जवाब आया है। नदीम का बी, विवेक का बी, सूरज का बी, पुष्पेंदु का है 250, सौरभ का है सी। आई गेस सौरभ तुम्हारा सी है ना? हाँ बाबू सी है। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा इट इज सी, दैट इज, तो मैं थोड़ा रब कर देता हूं पहले, इसका आंसर होगा सी 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि यहां वर्ड यूज किया है बियरिंग, और बियरिंग में पावर ड्राइवन शॉप रिवेट की वैल्यू आती है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आप चाहें तो IS 800 1984 टेबल नंबर 8.1 पेज नंबर 95 में आप ये चीज देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि क्या होगा हमारा। अगर यहां पे शेयरिंग में पूछता तो 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता, तो आपको यहां पे बियरिंग में पूछा है तो इट इज 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आप IS 800 1984 टेबल नंबर 8.1 पेज नंबर 95 में आप ये देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलो, गोलू का आंसर सही था, इट इज सी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर आई गेस 7, राइट? 7। चलिए, 7 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेस। क्या कह रहा है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा वैसा रिवेटेड ज्वाइंट है जिसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस का कंडीशन क्रिएट नहीं होगा। ऑप्शंस में है लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट विथ सिंगल कवर प्लेट, बट ज्वाइंट विथ डबल कवर प्लेट, और है नन ऑफ दीज। तो लेट्स सी क्या ऑप्शन में आता है आप लोग का जवाब। रोशन का है सी, विवेक का भी है सी, गोलू का भी है सी। और लोग को बताओ क्या ऑप्शन में आ रहा है तुम लोग। चलो भाई तुम साइड हो जाओ अभी। तो ऑप्शन है, और तो आंसर, सही आंसर है मेरा, वो कौन सा ऑप्शन है? इट इज सी, दैट इज बट ज्वाइंट विथ डबल कवर प्लेट्स। क्योंकि अगर मान के चलिए एक प्लेट है, ये दूसरा हमारा मेन प्लेट है, इसके ऊपर एक कवर प्लेट और इधर दूसरा कवर प्लेट, तो ये दोनों कवर प्लेट क्या करेगा? इसको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देगा टुवर्ड बेंडिंग, और जब बेंडिंग ही नहीं होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस का कंडीशन ही नहीं क्रिएट होगा। तो ये था हमारा इसका जवाब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड्स अपॉन, जो मेरा परमिसिबल स्ट्रेस होता है एक्सियल कंप्रेशन में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन मतलब सिग्मा एसी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है स्लेंडरनेस रेशियो, रेडियस ऑफ गायरेशन, सेक्शनल एरिया, या फिर इफेक्टिव लेंथ। तो देखते हैं इसका जवाब क्या हमको मिलता है। यू हैव 10 सेकेंड एंड लेट्स सी क्या आंसर आता है। ए आ गया है रोशन का, गोलू का भी ए है। चलो इसका थोड़ा साउंड कम कर देंगे। सौरभ का आंसर है सी, नदीम का आंसर है डी, रोशन ए, गोलू ए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। आपको याद होगा परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा एसी हम लोग निकालते थे कब? जब मेरा सिलेंडरनेस रेशियो निकल जाता था।
जब मेरा सिलेंडरनेस रेशियो निकल जाता था तो टेबल नंबर 5.1 आई गेस हम लोग रेफर करते थे, पेज नंबर 39, और वहां से हम क्या फाइंड करते थे, सिग्मा एसी। तो अल्टीमेटली मालूम ये चला कि मेरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिलेंडरनेस रेशियो पे। तो सिग्मा एसी आप कभी भी फाइंड करते हैं तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिलेंडरनेस रेशियो निकालना पड़ता है। तो ऑप्शन इज ए, दैट इज सिलेंडरनेस रेशियो। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 9। स्विच टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, a plate used for connecting two or more structural members intersecting each other is termed as। हम कौन सा प्लेट को यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग टू मेंबर्स, दो मेंबर को, स्ट्रक्चरल मेंबर को जोड़ने में, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ऑप्शंस आर टेम्पलेट, गसेट प्लेट, बेस प्लेट या फिर शो प्लेट। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या देखने को मिलता है। यू हैव 10 सेकेंड एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। यू हैव 3 more सेकेंड। चलो भाई अब हम आंसर पहले देख लेते हैं। ताबिश का बी, अमित का ए, पुष्पेंदु का भी बी, रोशन का बी। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, एंड आंसर इज बी, दैट इज गसेट प्लेट। तो हम लोग गसेट प्लेट को बेसिकली यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग टू स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो वो प्लेट कौन सा होता है, वो होता है गसेट प्लेट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, that is gusset plate. Now switch to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जंक्शन बिटवीन द फ्लेंज एंड वेब ऑफ अ बीम, मतलब कि अगर हमारे पास इस टाइप से कोई अगर आई सेक्शन है, ये अगर आई सेक्शन है हमारे पास कोई इस टाइप से, तो कह रहा है ये मेरा होता है फ्लेंज और ये होता है मेरा वेब। तो जंक्शन बिटवीन फ्लेंज एंड वेब, इस फ्लेंज और वेब के बीच में ये जो जंक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीपीएस में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन 2008 के यूपीपीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था। पहला ही क्वेश्चन ये पूछा था कि द जंक्शन बिटवीन फ्लेंज एंड वेब ऑफ अ बीम इज नोन एज व्हाट, मतलब इस फ्लेंज और वेब के बीच में ये जो जंक्शन बना इसको हम क्या बोलते हैं, लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, फिलेट या फिर शियर ज्वाइंट। तो लेट्स सी क्या जवाब देखने को मिलता है हमको। आंसर इज डी, नदीम का आंसर है डी, रोशन का आंसर है बी, गोलू का भी आंसर है बी। लेट्स सी, चलो टाइम्स अप। पुष्पेंदु का आंसर है सी। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल आंसर। इसका एक्चुअल आंसर होता है डी, शियर ज्वाइंट। तो याद रखेंगे किसी भी फ्लेंज और वेब का जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं शियर ज्वाइंट, ना कि बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट या फिलेट, हम उसको कहते हैं शियर ज्वाइंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया यूपीपीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज शियर ज्वाइंट। देखते हैं डी किसका आंसर था। नदीम का आंसर डी था। इंप्रेसिव। तुक्का तो नहीं ना मारे थे नदीम, पक्का तुक्का मारे हो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नदीम का तुक्का अच्छा लग गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, ए प्लेट दैट इज यूज्ड एट द बॉटम ऑफ अ स्टील कॉलम टू कनेक्ट इट विद द फाउंडेशन इज कॉल्ड। हम जो स्टील प्लेट को यूज करते हैं किसी भी कॉलम के बेस के ऊपर ताकि हम क्या कर सके, बॉटम ऑफ अ स्टील कॉलम टू कनेक्ट इट विथ फाउंडेशन। हम जो एक स्टील प्लेट को जो यूज करते हैं कॉलम और फाउंडेशन के बीच में, ताकि कॉलम को फाउंडेशन के साथ अटैच किया जाए, उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, गसेट प्लेट, बेस प्लेट, शो प्लेट या टेम्पलेट प्लेट। लेट्स सी इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताया जाए इसका आंसर क्या होगा। लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है। सौरभ का आंसर आ भी गया, इट इज बी। लेट्स सी और लोग का क्या आंसर आता है। रोशन का भी आंसर है बी, गोलू का भी आंसर है बी, अमित का आंसर है ए। चलो सबका आंसर आ रहा है बी। आप पुष्पेंदु बोलो। अच्छा चलो, नदीम बेचारा सच बोल दिया क्या,
कि कल ही गूगल में कुछ और पढ़ रहे थे तो दिखा था। ओहो, चलो अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है कि तुम कम से कम पढ़ाई ही पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलो इसका आंसर क्या होगा? इट इज बेस प्लेट। कॉलम बेसिस करके आपने टॉपिक पढ़ा है, उसमें यही डिजाइन पढ़ा है। एक स्लैब बेसिस होता है, गस्टेड बेसिस होता है, तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज बेस प्लेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे बन गया। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द डाया ऑफ कोल ड्राइवन रिवेट रेंजेस फ्रॉम। जो मेरा कोल ड्राइवन रिवेट होता है उसका डाया क्या है भाई? 10 का फिलेट होगा ना सर? 10 का फिलेट होगा ना सर? मतलब क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? अच्छा, फिलेट नहीं होगा बाबू, शियर ज्वाइंट होगा। शियर ज्वाइंट होगा बाबू पुष्पेंदु। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? देखिए, कोल ड्राइवन, यहां वर्ड यूज कर दिया। कोल ड्राइवन रिवेट का जो रेंज होता है वो क्या होता है? 12 से 22, 22 से 32, 32 से 42 या 6 से 12। लेट्स सी इसका आंसर क्या देखने को मिलता है। लेट्स सी इसका क्या आंसर देखने को मिलता है। आंसर अमित का आ गया ए, नदीम का आंसर आ गया बी। नाउ देखिए और किसी का कोई आंसर आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बाबू। हम्म, चलो इसका बेसिकली आंसर होगा, बड़ा ही सिंपल है। इसका आंसर होगा हमारा ए, दैट इज 12 से लेके 22 mm। 12 से लेके 22 mm, ये हमारा रेंज होता है कोल ड्राइवन रिवेट्स का। ठीक है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a compression member। इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा वैसा है जो कंप्रेशन मेंबर नहीं है? कंप्रेशन मेंबर नहीं है। स्ट्रट, टाई, राफ्टर या बूम। चार ऑप्शन दे रहा है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा वैसा मेंबर है जो एक कंप्रेशन मेंबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है स्ट्रट, टाई, राफ्टर या फिर बूम। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। नदीम का आंसर बी, ताबिश का भी आंसर बी। चलो ठीक है, देखते हैं और किसका क्या आंसर आता है। रोशन का आंसर भी बी है। चलो सबका आंसर बी है तो सही बात है, इसका आंसर होगा बी, दैट इज टाई। तो इस इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा मेंबर हमारा कंप्रेशन मेंबर नहीं है? टाई, क्योंकि टाई हमारा क्या है? एक टेंशन मेंबर है। टाई इज व्हाट? इट इज अ टेंशन मेंबर। क्लियर है बाबू ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर टू डैश। स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कंप्रेशन मेंबर का? किसका रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन या क्रिटिकल लोड। तो स्लेंडरनेस रेशियो आप लोग निकालना जानते हैं क्या होता है, तो बताइए जल्दी से क्या ऑप्शन में आएगा। अभी से कुछ नहीं दिख रहा है सर, क्या और भी किसी को दिक्कत आ रहा है क्या अपार्ट फ्रॉम अभिषेक? पहले मैं आंसर देख लेता हूं किसका क्या आ रहा है। सौरभ का आंसर सी, रोशन का आंसर सी, पुष्पेंदु, यार पुष्पेंदु तुम्हारा बहुत मिस्टेक कर रहे हो बाबू। पुष्पेंदु लगता है तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए हो, बहुत मिस्टेक कर रहे हो। गोलू का आंसर बी। तो स्लेंडरनेस रेशियो जब भी हम लोग निकालते हैं लैम्डा, तो क्या लेते हैं? एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, रेडियस ऑफ गायरेशन। ए कैसे होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ए कैसे होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सिंपल सा है कि स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, एक बार फिर से सब रिवाइज करो। पुष्पेंदु तुम बहुत मिस्टेक कर रहे हो बाबू। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है गलती सेंड हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या दिख नहीं रहा है क्या? मतलब कुछ बच्चों का आ रहा है कि उनको दिख नहीं रहा है, अभिषेक जैसे बोल रहा है उसको नहीं दिख रहा है। और भी किसी को दिक्कत आ रहा है क्या कि कुछ नहीं दिख रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ तो। दिख रहा है, ओके चलो सबका वही है।
चलो ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ठीक है, वैसे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, वो बाद में भी तुम देख सकते हो, लेकिन अभी इंटरेक्ट करोगे तो तुमको मजा आएगा ना, तुमको भी प्रैक्टिस होता रहेगा। नाउ लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रस, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रस इज नोन एज, दो एडजेसेंट ट्रसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं, पिच बोलते हैं, बे बोलते हैं, कि ट्रे बोलते हैं? क्वेश्चन बहुत क्लियर है, दो एडजेसेंट ट्रसेस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? नाउ लेट्स स्विच के क्या आंसर देखने को मिलता है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो हमको यहां से नहीं दिख रहा है, शायद बाबू तुम्हारे इधर कोई नेटवर्क इशू आ रहा होगा, तो यहाँ पे तो बहुत स्मूथली अभी तक हमको दिख रहा है, बीच में एक आध जगह पे नेटवर्क इश्यूज आया था, बट हम अभी तक देख रहे हैं बहुत इजीली चल रहा है। विवेक का आंसर आ गया डी, सबका आंसर है डी, सौरभ का आंसर डी, सबका आंसर डी है, सही है? गलत नहीं, सॉरी गलत है। क्या आंसर भाई सबका डी है? सर प्रॉब्लम चल रहा है बाबू, मेरे यहां से तो अभी हमको क्लियर ही दिख रहा है नेट, अगर बाय चांस प्रॉब्लम चल भी रहा है तो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, अमित का आंसर आ गया सी। चलो, तो राइट आंसर इज सी, दैट इज बे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रसेस को हम लोग कहते हैं बे बोलते हैं, BAY, बे, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं, और नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द वर्टिकल प्लेट ऑफ अ प्लेट गर्डर इज नोन एज, एक प्लेट गर्डर में जो मेरा वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट, एक वर्टिकल प्लेट गर्डर में हमारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेब प्लेट, फ्लिंज प्लेट, कवर प्लेट, या नन ऑफ दीज? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। क्या बाबू? अच्छा, प्लेट गर्डर क्या होता है? प्लेट गर्डर तो हम तुम लोग को बताए हैं, क्लास भी इसका हम दिए हैं, इसका थ्योरी भी दिए हैं। प्लेट गर्डर क्या होता है? प्लेट गर्डर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई बीम है, लार्ज स्पैन का, हेवी लोड का, अगर हमको कोई बीम देना है, तो नॉर्मल हम एक आई सेक्शन वगैरह को कंसीडर तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लोडिंग के हिसाब से हम लोग एक बीम क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेट गर्डर, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ के एक बीम तैयार करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेट गर्डर। ठीक है, चलो ठीक है। आ, चलो, अमित का आंसर ए, गोलू का आंसर बी, रोशन का आंसर ए। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है बाबू, इसका आंसर है ए, दैट इज वेब प्लेट। तो किसी भी प्लेट गर्डर में जो वर्टिकल प्लेट होता है उसको हम कहते हैं वेब प्लेट। क्लियर है? पुष्पेंदु का भी ए, सूरज का बी। चलो, इट इज ए विच इज वेब प्लेट। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोलता है द इंक्लाइनेशन ऑफ लेसिंग बार विथ द एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज थीटा, देन थीटा शैल नॉट बी लेस देन व्हाट? लेसिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता, लेसिंग बोलते हैं बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रक्चरल मेंबर हैं, दो मेंबर कंप्रेशन मेंबर हैं, अगर उन दोनों कंप्रेशन मेंबर को हमको आपस में जोड़ना है और इस टाइप से जोड़ना है कि दोनों मेंबर हमारा एक सिंगल यूनिट के तरह काम करे, तो आप कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे अगर हमारा ये एक चैनल सेक्शन है, ठीक है, और हमारा यहां पे भी एक चैनल सेक्शन है, इन दो चैनल सेक्शन को हम आपस में जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं? इन दोनों चैनल सेक्शन को जोड़ने के लिए आप कैसे जोड़ सकते हैं? इस टाइप से आप आपस में जोड़ सकते हैं। तो आप इस टाइप से जो इंक्लाइनेशन के साथ जो आप जोड़ रहे हैं, इस टाइप से इंक्लाइनेशन के साथ, इसी को बोलते हैं लेसिंग। और एक हमारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटन्स। बैटन्स क्या होता है कि अगर हमारे पास दो कंप्रेशन मेंबर्स है इस टाइप से, जैसे दो चैनल सेक्शन है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए अगर हम सिंपली अगर इस टाइप से हॉरिजॉन्टल प्लेट को यूज करेंगे तो ये हो गया मेरा बैटन, और अगर इस टाइप से हम इंक्लाइनेशन करके अगर हम इसको आपस में जोड़ते हैं तो होता है लेसिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो क्या क्वेश्चन नंबर 15 को
15 को डिफाइन कर दीजिए सर। क्वेश्चन 15 क्या है सर जो तुम बार बार पूछ रहे हो? चलो मैं देख लेता हूं पहले। तो बेसिकली कह रहा है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आप गांव में रहते हैं, अक्सर आप देखिएगा आपके घर में जो गेट होगा, गांव में खास करके देखने को मिलता है, जो घर का गेट होता है, जो पल्ला वाला गेट होता है, देखिएगा जो पल्ला वाला गेट कहने का मतलब क्या है, देखिए इस टाइप से एक पल्ला, दूसरा पल्ला, तीसरा पल्ला, खास करके बाथरूम उथरूम का गेट देखिएगा इस टाइप से देखते हैं आप। देखिएगा इन सारे पल्ला को आपस में कैसे जोड़ा होगा, इस टाइप से, हो सकता है इस टाइप से जोड़ा होगा, कभी नोटिस कीजिएगा इस टाइप से पल्ला डिप, सब पल्ला अलग अलग है, सब पल्ले को आपने इस टाइप से जोड़ा होगा प्लेट, इस टाइप का लकड़ी यूज करके। तो यही मेथड को बोलते हैं लेसिंग करना, इस टाइप के मेथड को बोलेंगे लेसिंग। और बहुत जगह पे आप देखिएगा जो पल्ला वगैरह को जोड़ा होगा, इस टाइप से बहुत सारा पल्ला होगा, सीधा सीधी इस टाइप से लकड़ी यूज करके जोड़ा होगा, तो ये हो गया बैटन्स। तो बेसिकली कह रहा है क्या कि जो इंक्लाइनेशन होता है लेसिंग बार का विद द एक्सिस ऑफ कंप्रेशन, इस एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर से ये जो इसका इंक्लाइनेशन होता है थीटा, इट इज इन द रेंज ऑफ 40 डिग्री टू 70 डिग्री, 40 से 70 डिग्री के बीच में ये जो इंक्लाइनेशन है ये हम लोग लेते हैं। याद रखना है लेसिंग का जो इंक्लाइनेशन होता है इट इज 40 टू 70 डिग्री लिया जाता है। तो यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो मेरा इंक्लाइनेशन होगा लेसिंग बार का विद द एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर थीटा शैल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, और आप रेंज जानते हैं 40 टू 70 डिग्री होता है, तो 40 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस क्या हो जाएगा, इट शुड नॉट बी लेस देन 40 डिग्री, देयरफॉर ऑप्शन इज बी, दैट इज 40 डिग्री। क्लियर है ये चीज बाबू, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जिसको इतना बार बार नदीम बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रसेस। अरे बाबू मेरे एक ट्रस ये है, इसके पीछे दूसरा ट्रस है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट ट्रसेस को बे बोलेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ, कहां गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 18, बैटन्स इन कंपाउंड स्टील कॉलम्स आर प्रोवाइडेड। बैटन्स क्या मैंने आपको बता दिया, लेसिंग और बैटन्स में मैंने क्या बता दिया, ठीक है। बैटन्स और लेसिंग में डिफरेंस मैंने क्या बता दिया कि एक में जो आप कनेक्ट करते हैं वो इस टाइप से इंक्लाइन करके कनेक्ट करते हैं, और एक में आप सीधा सीधी जो है लकड़ी को, मैं एग्जांपल में लकड़ी से दे रहा हूं कि पल्ला आप जो यूज करते हैं उसमें क्या कई बार सीधा सीधी लकड़ी भी आप यूज करते हैं, कई बार इस टाइप से इंक्लाइन करके भी लकड़ी आप यूज करते हैं। तो बैटन्स में क्या करेंगे, सीधा सीधी हॉरिजॉन्टली हम लोग जो है दो पल्ले को आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पल्ला नहीं यूज करेंगे, यहाँ सिंपली कहेंगे दो स्ट्रक्चरल मेंबर को आपस में जोड़ेंगे। तो कहता है कि बैटन को यूज क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, इंश्योर यूनिफाइड बिहेवियर, इंक्रीज द कॉलम कैपेसिटी, डिक्रीज द बकलिंग इन मेंबर, या नन ऑफ दीज। तो याद रखना है कि हम लोग बैटन जब भी प्रोवाइड करते हैं टू इंश्योर यूनिफाइड बिहेवियर। यूनिफाइड बिहेवियर का मतलब क्या है, यूनिफाइड बिहेवियर का मतलब ये होगा कि जो मेंबर, आखिर ये जो आप लेसिंग या बैटन क्यों यूज कर रहे हैं कि मेंबर हमारा एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे, अलग अलग यूनिट की तरह। जैसे आप एक पल्ला दूसरे पल्ला को आपस में जोड़ने के लिए जो आपने स्टेप्स लकड़ी लगाया है, इसका काम क्या है कि मेरा गेट एक समान काम करे, एक पल्ला दूसरे पल्ला से अलग नहीं रहे, उसी के लिए आप कर रहे हैं कि एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। तो इसका आंसर होगा हमारा, दैट आंसर विल बी ए, टू इंश्योर यूनिफाइड बिहेवियर। यूनिफाइड का मतलब होगा कि एक सिंपल मर्ज हो जाए और एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। तो इसका आंसर होगा 18 का ए, दैट इज इंश्योर यूनिफाइड बिहेवियर। ठीक है, क्लियर है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। 17 सर, रिपीट 17 सर, क्या है यार, 17 क्या है, 70, हाँ बोलो 17 में क्या है, इतना यार तो अभी भाषण दिए हम 17 पे, क्या इसमें नहीं समझ में आया, बोलो। बोले तो कि इंक्लाइनेशन ऑफ लेसिंग बार विद द एक्सिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, 40 से 70 डिग्री के बीच में हम लोग लेते हैं, 40 से 70 डिग्री के बीच में। तो यहां कह रहा है कि इंक्लाइनेशन ऑफ लेसिंग बार इन अ कंप्रेशन मेंबर इज थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना से कम नहीं होना चाहिए, रेंज है 40 से 70, तो 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन होगा बी कि 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक ही यूनिट में काम करेगा, एक ही यूनिट में काम करेगा बाबू।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका जवाब कितने लोग दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लग एंगल्स। लग एंगल को क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज लग एंगल। आर ऑलवेज इक्वल एंगल, आर ऑलवेज अनइक्वल एंगल, इंक्रीजेस द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ ज्वाइंट, रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द ज्वाइंट। कह रहा है कि लग एंगल क्या होता है, ऑलवेज इक्वल एंगल होता है, अनइक्वल एंगल होता है, इंक्रीजेस शेयर रेजिस्टेंस ऑफ ज्वाइंट है, या रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ ज्वाइंट है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो बताए इसका जवाब क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का लग एंगल के बारे में आपने पढ़ा है, लग एंगल को हम लोग क्यों यूज करते हैं ये आपको बेसिकली बताना है। तो लेट्स सी कितने लोग का जवाब आता है लग एंगल पे ऊपर। लग एंगल के ऊपर जल्दी से बताओ जी। पुष्पेंदु गोलू, पुष्पेंदु गोलू का आंसर ए है, पुष्पेंदु का आंसर डी है। चलो ठीक है, और लोग का देखते हैं क्या आंसर आता है जल्दी से। ताबिश का आंसर भी डी है, अभिषेक का आंसर सी है, नदीम का आंसर ए है, रोशन का आंसर सी है। देखिए लग एंगल बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ ज्वाइंट। लेंथ ऑफ ज्वाइंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लग एंगल बेसिकली क्या है कि अगर हमारा मान के चलिए कोई कनेक्शन है, कोई हेवी लोडिंग का कंडीशन है, और हेवी लोडिंग की वजह से अगर हमारा नंबर ऑफ रिवेट बढ़ जा रहा है या लेंथ ऑफ वेल्ड हमारा बढ़ जा रहा है टेंशन मेंबर में के केस में, तो हम लोग क्या करते हैं, लग एंगल को यूज करते हैं। ताकि हमारा लग एंगल क्या करता है, गसेट प्लेट के साइज को रिड्यूस कर देगा, और हमारा जो लेंथ ऑफ वेल्ड है उसको भी वो रिड्यूस कर देगा। तो बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ ज्वाइंट। तो इसका आंसर होगा डी, रिड्यूस द लेंथ ऑफ ज्वाइंट। क्लियर है ये चीज। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 20 एंड द क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी मच सिंपल। द मेन फंक्शन ऑफ कॉलम बेस, जो मेरा कॉलम बेस होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शंस में है रेजिस्ट डिफ्लेक्शन, ट्रांसमिट कॉलम लोड टू फाउंडेशन ब्लॉक, रेजिस्ट lateral forces to reduce the effect of vibration। जो कॉलम बेस आप यूज करते हैं उसको क्यों यूज किया जाता है ये आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। लास्ट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोलू का आंसर है बी, और किसी का आंसर, रोशन का आंसर है बी। लेट्स सी, विवेक का भी आंसर बी ही आ रहा है, और किसी का आंसर है, अभिषेक इज बी, ठीक है। और किसी का, चलिए तो एज इट इज वी ऑल नो इसका आंसर होगा बी, ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू फाउंडेशन ब्लॉक। ताबिश का भी आंसर भी है, सही है। बेसिकली हमारा जो कॉलम बेस होता है वो क्या करता है, जो भी कॉलम का लोड है उसको प्रॉपर फाउंडेशन में ट्रांसफर करता है हमारा कॉलम बेसिस। यही था हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा टोटल 20 ऑब्जेक्टिव्स 2021 के स्पेशल एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे वो सारा का सारा हमने यहाँ पे देख लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं था इसके पीछे। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, सिंपल पढ़े हुए सारे क्वेश्चंस थे। एक दो चीजें आपने हो सकता नहीं पढ़ी होगी, वो भी मैंने क्लियर कर दी है आपको। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, और अगर क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में तो आप सारा का सारा बना लेंगे। क्लियर है बाबू। नाउ लेट्स स्विच टू सेक्शन बी। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब सेक्शन बी की तरफ स्विच करते हैं और देखते हैं सेक्शन बी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर बी, ग्रुप बी। इसमें यहां पे पहले लिखा हुआ है आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस, सारे सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सिलेक्शन ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन। आखिर कौन सा फैक्टर्स है जो हमारा सिलेक्शन जो होता है रोल्ड स्टील सेक्शन का उसको इन्फ्लुएंस करता है। क्या क्या फैक्टर्स है आप जानते हैं। रोल्ड स्टील सेक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला तो भाई लोड हमारा कैसा एक्ट कर रहा है स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर, ठीक है। हमारा किस टाइप का हमारा मेंबर होगा, मतलब लोडिंग की वजह से उसमें कंप्रेशन मेंबर है, टेंशन मेंबर का कंडीशन आ रहा है, तो किस टाइप का मेंबर है तो लोडिंग पे डिपेंड करेगा। इकोनॉमिकल हमारा कौन सा है, किस टाइप ऑफ मेंबर, किस स्पैन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मेरा सेक्शन कितना ज्यादा इकोनॉमिकल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होगा, उस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। हमारा साइट कंडीशन कैसा है, वेदर कंडीशन वगैरह कैसा है। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जिसके ऊपर ये, दीज आर सर्टेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द
सिलेक्शन ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लोडिंग कैसा है स्ट्रक्चर के ऊपर, इकोनॉमिकल हमारा है कि नहीं है, साइट कंडीशन हमारा क्या है, ठीक है, हमारा वर्किंग कंडीशन हमारा कैसा है, सारा इन सारा फैक्टर्स को हम लोग जहां पे एक एक बारी बारी आप चाहें तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं और आप बहुत इजीली स्कोर कर जाएंगे। क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है ये फैक्टर्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी में आपसे पूछा है और में एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट विथ स्केच। आपसे कह रहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट्स को। दो तरह का होता है, लैप ज्वाइंट एंड बट ज्वाइंट। मैं उम्मीद करता हूं दोनों आप जो डिफाइन कर सकते हैं। लैप को आप डिफाइन कर देंगे, बट को आप डिफाइन कर देंगे, फिगर दोनों का बना देंगे और आपका बहुत इजीली जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था और में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का ये एक्सप्लेन डिफ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ये आता है तो ये बना लीजिए, वो आता है तो वो बना लीजिए। मैं दोनों बता दे रहा हूं, दोनों ही आसान है, जो आपको सुटेबल लगे आप बना सकते हैं। इसके बाद आगे स्विच करते हैं और यहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज रिवेट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। रिवेट क्या होता है, रिवेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो रिवेट क्या होता है आपको मालूम है, रिवेट हमारा एक डक्टाइल मेटल पिन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं दो स्ट्रक्चरल मेंबर को आपस में जोड़ने के लिए। टाइप्स की अगर हम बात करें तो उसका टाइप डिपेंड करता है उसके हेड के शेप के ऊपर, और दूसरा मोड और प्लेस ऑफ रिवेटिंग के ऊपर, जैसे पैन हेडेड, स्नैप हेडेड, काउंटर संक, राउंड काउंटर संक। ये सब हमारा क्या था, जो हमारा शेप ऑफ हेड होगा उसके बेसिस पे। और अगर हमारा मेथड एंड प्लेस ऑफ रिवेटिंग पे करेंगे तो कोल्ड ड्राइवन रिवेट है ना, पावर ड्राइवन रिवेट, शॉप ड्राइवन रिवेट। तो इस टाइप हीट तो इस टाइप से हमारा जो हो जाएगा ये बेसिकली हमारा आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड मेथड ऑफ रिवेटिंग। तो ये सारा कुछ मैं उम्मीद करता हूं मैं सारा कुछ बताया हुआ है, तो इसके लिए कुछ नया नहीं होगा और आप बहुत इजीली ये सब चीजों को बना सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब हम आगे स्विच करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही एक्स्ट्रा में। और में क्या बोल रहा है इसको मैं हटा देता हूं यार, इसका कोई काम नहीं है। और में बोल रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बट वेल्ड विथ स्केचेस। और में आपसे पूछा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बट वेल्ड को आप एक्सप्लेन कीजिए। आप जानते हैं सिंगल यू बट वेल्ड, डबल यू बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड, डबल वी बट वेल्ड, सिंगल बैवल बट वेल्ड। दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ बट वेल्ड। सबका स्केचेस वगैरह के साथ आपको बताया हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आपके, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे बट वेल्ड मतलब वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो वहां पे आपको ये सारा डिफाइन किया हुआ है, वहां से आप बहुत ही इजिली आप इसको लिख सकते हैं। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4। राइट अबाउट डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेसेस। वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में आपको बेसिकली लिखना है, जैसा कि मैंने आपको दिया डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, फ्यूजन वेल्डिंग, आर्क फ्यूजन वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग। उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि फ्यूजन वेल्डिंग के केस में हम लोग जो है हीट नहीं यूज करते, इट इज ऑफ 2 टाइप, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। फॉर्ज वेल्डिंग के केस में आप लिख सकते हैं कि भाई फॉर्ज वेल्डिंग जो हमारे इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग जिसमें हम प्रेशर यूज करते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप, रेजिस्टेंट वेल्डिंग एंड प्रेशर वेल्डिंग। इस टाइप से आप बहुत बाइफरकेट करके डिफाइन कर देंगे तो बहुत इजीली आप जो है इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का, जो 4 मार्क्स में आपको पूछा है। तो कोशिश ये करना है कि जब भी आप लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अगर आपने क्लासेस किया होगा तो इसका भी क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आप वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज एक बार जाके देख लेंगे। इसके बाद इसका और में दिया हुआ है, हाउ विल यू कैलकुलेट द नेट एरिया ऑफ प्लेट कनेक्टेड बाई स्टैगर्ड रिवेटिंग। स्टैगर्ड रिवेटिंग अगर दिया हुआ है, स्टैगर्ड रिवेटिंग के बारे में क्या है कि हमारा चेन रिवेटिंग के फॉर्म में नहीं है, जिगजैग रिवेटिंग के फॉर्म में अगर है तो आप नेट एरिया कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हमारे पास इस टाइप का कोई अगर प्लेट है और अगर हमारा इस टाइप से अगर कोई अगर हमारा ये फिगर गलत बन गया है अगर फॉर एग्जांपल ये है हमारा इस टाइप से और इस टाइप से हमारा अगर जिगजैग फॉर्म में अगर हमारे पास रिवेटिंग है, इसको हम स्टैगर्ड रिवेटिंग कहते हैं। तो नेट एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं, आप क्रिटिकल सेक्शन फाइंड करके निकालते हैं कि मेरा क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है। और जहां भी जो क्रिटिकल सेक्शन आपको फाइंड हो, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेक्शन कट किया, पहला सेक्शन 1-1, उसके बाद हमने नेट एरिया फाइंड किया B - ND × T से।
उसके बाद हम क्या लेते हैं, हम लोग कर्व मतलब हम लोग क्या लेते हैं, दूसरा सेक्शन कंसीडर करते हैं कि और क्रिटिकल सेक्शन क्या उसको फाइंड करने के लिए। उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या लेते हैं, बी माइनस एन डी प्लस एन एस स्क्वायर 4g इंटू टी। इससे आप फाइंड करते हैं जो आप इस टाइप से कर्व जो आप लेते हैं या स्टैगर्ड फॉर्म में जो आप सेक्शन लेते हैं उससे, और जहां पे हमारा मिनिमम कह सकते हैं सेक्शनल एरिया फाइंड होके आता है, उसी को हम लोग यूज करते हैं अपना नेट एरिया फाइंड करने के लिए। टेंशन मेंबर का अगर आपने थ्योरी देखा होगा तो वहां मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया है, आप एक बार जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। टेंशन मेंबर का आप नेट एरिया निकालने का एक पूरा वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाके देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर आई गेस 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट स्टेप्स फॉर द डिजाइन ऑफ एन एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर को जो आप डिजाइन करते हैं, रोशन फॉर्मूला में नेगेटिव होगा, नहीं समझा क्या नेगेटिव होगा, फॉर्मूला में नेगेटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा? हाँ, अब यहां पे क्या बोल रहा है, राइट डाउन द स्टेप फॉर द डिजाइन ऑफ एन एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। डिजाइन आप जो करते हैं कंप्रेशन मेंबर को कैसे डिजाइन करते हैं उसका स्टेप्स बताना है। तो पहले आप क्या लेते हैं, जो जो गिवन डेटा है उसको आप लिखते हैं। उसके बाद आप इफेक्टिव लेंथ वगैरह फाइंड करके निकालते हैं, क्योंकि उसके लिए कॉलम का इंड कंडीशन आपके पास गिवन होता है, वहां से आपका इफेक्टिव लेंथ फाइंड होता है। जब इफेक्टिव लेंथ आपका फाइंड होके आ जाता है तो उसके बाद ग्रॉस एरिया आप फाइंड करते हैं। ग्रॉस एरिया फाइंड करने के बाद आप क्या एक सेक्शन सेलेक्ट करते हैं स्टील टेबल से, वो जो एरिया आपका निकल के आया था उसको सर्टेन परसेंट इंक्रीज करके, वहां से फिर आप जो सेक्शन लेते हैं वहां से आप रेडियस मिनिमम रेडियस ऑफ आर मिनिमम की वैल्यू लेते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो निकालते हैं, परमिसेबल स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं, फिर आप स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं और देखते हैं कि मेरा जो गिवन स्ट्रेंथ, जो मेरा गिवन कंडीशन था, उस गिवन कंडीशन के लिए मेरा स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन पूरे स्टेप्स को जो आप डिजाइन करने में करते थे उसको बस आपको लिखते जाना है कि स्टेप 1 में ये करते हैं, स्टेप 2 में हम ये करते हैं। तो अगर आपने इसका न्यूमेरिकल सेशन देखा होगा कंप्रेशन मेंबर का, तो बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कब कौन सा स्टेप लेते हैं डिजाइन करने के लिए, तो बहुत इजीली आपका ये बन जाएगा। ठीक है, नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 5 का और है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बीम सेक्शन ऑफ स्टील। बीम सेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ बीम सेक्शन जो आप लेते हैं वो क्या क्या लेते हैं, आई सेक्शन, राइट, आप टी सेक्शन भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो बीम सेक्शंस के लिए जो आप सेक्शन, रोल्ड स्टील सेक्शन जो आप सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में यहां पे आपको बताना है। बीम सेक्शन में आप, आई सेक्शन में आप लिख सकते हैं ISHB, ISWB, ISJB। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बीम सेक्शन के लिए जो आप प्लेट गर्डर यूज करते हैं, अगर हेवी लोडिंग का कंडीशन अगर आपके पास आता है तो आप इस टाइप से यहां पे लिख सकते हैं क्या क्या टाइप ऑफ बीम सेक्शन जो हम लोग, कौन कौन सा टाइप ऑफ सेक्शन यूज करते हैं स्टील में एक बीम को बनाने में, आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल बनाया होगा तो मोरलेस आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन गस्टेड बेस ऑफ कॉलम। गस्टेड बेस ऑफ कॉलम पे आपको बोल रहा है नोट्स लिखने के लिए। स्लैब बेस के बारे में तो आपको पता है, गस्टेड बेस के बारे में आपको नोट लिखने के लिए बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि एग्जाम में पूछता है गस्टेड बेस के बारे में नोट्स लिख के बताइए। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, फिगर बनाना होगा और आपको बताना होगा कि भाई इसमें हम बेस प्लेट तो यूज करते ही करते हैं और साथ में हम गसेट प्लेट भी यूज करते हैं, लग एंगल्स भी अगर हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ताकि हमारा जो अगर, और ये कहां पे यूज करते हैं, हेवी लोडिंग के कंडीशन में हम लोग बेसिकली गस्टेड बेस को जो है वो यूज करते हैं। तो इस टाइप से आप चाहें तो बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और इसका क्वेश्चन नंबर और में दिया हुआ है, हाउ इज द स्पेसिंग ऑफ पर्लिन फिक्स्ड इन अ रूफ ट्रस। इस किसी भी रूफ ट्रस के केस में जो स्पेसिंग होता है पर्लिन का, वो कैसे आप डिफाइन करते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी पर्लिन के केस में जो मेरा स्पेसिंग होता है, क्या बोल रहा है, द स्पेसिंग ऑफ पर्लिन जो होता है किसी भी रूफ ट्रस में, वो डिपेंड करता है कि पर्लिन के ऊपर जो रूफ कवरिंग दिया गया है वो किस टाइप का रूफ कवरिंग आपने यूज किया है। जैसे अगर आपने गैल्वेनाइज आयरन शीट, GI शीट अगर आपने यूज किया है तो उस केस में हम लोग जो स्पेसिंग लेते हैं वो लगभग 1.4 मीटर से लेके 1.6 मीटर के रेंज में लेते हैं स्पेसिंग। अगर आपने AC शीट यूज किया है, दैट इज एस्बेस्टस सीमेंट शीट अगर आपने यूज किया है 6 mm थिकनेस तक का, तो हम लोग जो है स्पेसिंग लगभग 1.4 मीटर तक फिक्स करते हैं। और अगर आपने 7 mm थिकनेस तक का लिया है तो लगभग हमारा स्पेसिंग जो है वो 1.75 मीटर के रेंज में हमारा जो है स्पेसिंग फिक्स होता है। तो इन शॉर्ट कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जो स्पेसिंग होता है पर्लिन का वो टोटली डिपेंड करेगा कि हमारा जो
शीट किस टाइप का हमने यूज किया है पर्लिन के ऊपर, कैसा हमने शीट को रखा है, रूफ कवरिंग बेसिकली कह सकते हैं हमारा किस टाइप का है, उसके ऊपर हमारा कंप्लीट डिपेंड करेगा। तो इसी के साथ हमारा 2021 का स्पेशल एग्जाम का जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों से दोनों टॉप मतलब दोनों ही सेक्शन को समझने में किसी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम वीडियो को ओवर करेंगे और बहुत जल्द हम मिलेंगे 2020 के क्वेश्चन से। ये तो 2021 का स्पेशल का था, 2020 के क्वेश्चन के साथ हम लोग लेकर आएंगे बहुत जल्द, आई गेस कल ही मैं लेकर आऊंगा, जिसमें मैं डील करूंगा आपको एज इट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को। क्लियर है? तो किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, और अगर नहीं तो हम लोग वीडियो को ओवर करेंगे। ठीक है? ग्रुप सी इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल। अब ग्रुप सी इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम होगा, तो वो कभी हम और कर लेंगे। पहले ग्रुप ए एंड ग्रुप सी आप अपने से एक बार बना के देखिए। बहुत पूरा न्यूमेरिकल है, तो पूरा न्यूमेरिकल अभी डील करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना थ्योरी पार्ट है मैंने डील कर दिया है, आप एक बार अपने से न्यूमेरिकल ट्राई करिए। नहीं बनेगा, जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा आप प्लीज पूछेंगे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है? ठीक है बाबू मेरे रोशन, पहले भी क्लास रेगुलर ही चल रहा था, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अभी भी आपको लग रहा होगा मेरा हालत देख के मैं बार बार खांस रहा हूँ, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर क्लासेस को लूँ और एटलीस्ट जो कमिटमेंट है उसको मैं पूरा कर दूँ। तो प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ही चलेगा। ठीक है? सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, सारा यूनिट का नोट्स। तो देखिए डिजाइन न्यूमेरिकल पेपर में कोई नोट्स आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि न्यूमेरिकल में कोई नोट्स ही नहीं है, तो आपको बोर्ड से ही लिखना पड़ेगा। हाँ, जो थ्योरी पार्ट जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल जो थ्योरी पार्ट का जो न्यूमेरिकल है वो मैं सॉरी थ्योरी पार्ट का जो नोट्स है वो मैं सारा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है सर? एक बार देखिए बाबू, एग्जाम के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा कि प्रमोट किया जाएगा। बाबू टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव नो सच आइडिया कि क्या होगा। अब ये गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है मुझे नहीं पता। अगर एग्जाम ऑनलाइन होगा तो भी आप, मैं समझता हूँ, इतना प्रिपेयर हो चुके होंगे एग्जाम देने के लिए। अगर एग्जाम ऑफलाइन भी होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना प्रिपेयर हैं कि आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपने रेगुलर क्लासेस किया होगा तो आप बहुत इजीली एग्जाम दे सकते हैं। तो वेट एंड वॉच कीजिए क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आई हैव नो सच आइडिया। पीडीएफ अपलोड मैं कर दूंगा। पीडीएफ क्या, इसका पीडीएफ अपलोड करना है क्या? आप ये जो मैंने बताया यहाँ, इसमें कुछ है ही नहीं पीडीएफ, सारा मिट गया। देखिए नहीं, सारा मिट गया यहाँ से, सारा मिट गया। और ऑब्जेक्टिव कराइएगा? अरे बिल्कुल कराऊंगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ, अगला जो हमारा होगा वो 2020 का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है? अगला अगला ऑब्जेक्टिव हमारा 2020 का होगा। अच्छा, क्वेश्चन आपको चाहिए? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ये क्वेश्चन, ये मैं जो क्वेश्चन 2021 का मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत सारे बच्चों के पास 2021 का क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से सब लोग को मिल जाएगा। ठीक है? चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, मैं क्वेश्चन को ग्रुप में डाल दूंगा ताकि सारे लोग को क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इसका क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो मैं मिल जाऊंगा। ठीक है? तो क्लास ओवर किया जाए। टॉस का कब होगा? कल मैं 2020 का पहले डीएसएस का कर लेता हूं, उसके बाद मैं टॉस का कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं सर से बात हो गई है हाईवे का और इरिगेशन का भी सर जो है वो करा देंगे। ठीक है? तो अभी आज और कल मैं थोड़ा डीएसएस का ले लूं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डीएसएस का था कि डीएसएस का कराया जाए। तो आज और कल मैं डीएसएस का ले लूंगा, उसके बाद मैं टॉस और फिर हाईवे वगैरह का प्रोसीड कर दूंगा। ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास को ओवर किया जाए। Thank you so much for watching this video. Stay tuned on Desi Masters and hope to see you again. Thank you so much and good night to all. Thank you so much. क्या गोलू का मैसेज है? सर आज चलो अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं। चलो ठीक है, क्लास ओवर कर, चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।